हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपका दिल से स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने ही चैनल में, जहां पर हम लोग पॉलिटी के सेशन में चल रहे हैं। और हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पॉलिटी के बारे में डिस्कशन किया था कि आखिर पॉलिटी कहते किसको हैं, और साथ में हम लोगों ने ये भी जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। दोनों के बीच में अंतर जानने के साथ साथ हम लोगों ने बॉडीज़ के बारे में जाने था कि हमें कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी। वैसे ही हम पुरानी परंपरा के अनुसार से हम लोग स्टडी करेंगे जैसे की जाती है, और उसके अनुसार से हम लोग जो भी आने वाले जो भी हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, हर क्वेश्चन को डाउट को पूरा करने की, डाउट को कंप्लीट करने की, जो आपको दिक्कत हो उसको हम दूर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में आप आज के क्लास में आप जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश को अगर चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम लास्ट क्लास में बताए थे। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्या ज़रूरत है किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो क्या होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी तो क्या क्या चीज़ से ये निर्भर करती है, और इससे किस पे डिपेंडेड है, और साथ में इससे हमारा क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लोग टॉपिक्स में चलेंगे, टॉपिक्स को पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, यानी हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम सिर्फ भारत देश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हमारे दुनिया में जितने भी देश हैं सबके पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सभी कॉन्स्टिट्यूशन का हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे संविधान की क्या क्या महत्व है उसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। हम दो टॉपिक को आज के लेकर के चलेंगे, संविधान के हम क्या क्या इसके महत्व है, और साथ में ये भी हम लोग चलेंगे कि इसका वर्गीकरण यानी इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ कि हम क्या बोलते हैं संविधान का महत्व, यहाँ पे लिखते हैं संविधान का महत्व। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि संविधान का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था। हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेशन क्या है, कि वो संविधान एक ऐसी सिस्टम है जो कि हमारे देश को चलाने के लिए नियम और कानून और परंपराओं का संकलन होता है, यानी हमारा रूल्स, लॉ और ट्रेडिशन का जो हमारा कलेक्शन या कंप्लीशन मिलता है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात और भी तरीका से हम डिफिनेशन दे सकते हैं। बहुत तरीका से कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन दिया जा सकता है। उसी तरीका से एक डिफिनेशन और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे देश का या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उस देश का बेसिक प्रिंसिपल होता है, यानी मौलिक सिद्धांत, या बात किया जाए आधारभूत सिद्धांत होता है, यानी उसी पे वो निर्भर होता है देश। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वैसा वो देश होगा, उसके नियम होंगे, उनके कानून होंगे, उनकी परंपराएं उसी पे निर्भर करती रहेगी। तो याद रखिएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंप्लीशन ऑफ, या कंप्लीशन है, किसका कंप्लीशन है, वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल का, किसका कंप्लीशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, और बेसिक प्रिंसिपल हो या पॉलिसीज हो, पॉलिसीज का। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक कंप्लीशन है, यानी एक संकलन है, किसका है, बेसिक प्रिंसिपल का। जिस देश का है उस देश का कुछ हमारा आधारभूत सिद्धांत होंगे, बेसिक प्रिंसिपल, और उनके कुछ पॉलिसीज होंगे, यानी उनके कुछ हमारे सिद्धांत के साथ साथ कुछ हमारे वहाँ पे नियम और कानून होंगे। तो वो बेसिक कानून और नियम का जो संकलन होता है, जो किसी देश को चलाने के लिए, यानी पॉलिसीज बेसिस तो है ही, लेकिन किसी देश को क्या नहीं चलाने के लिए, फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, यानी किसी भी देश पर शासन करने के लिए चलाना, यानी शासन करना। शासन करने का मतलब फिर से मैं बता देता हूँ, कोई गलत वर्ड नहीं। शासन करने का मतलब होता है किसी देश पर को चलाना, नियम कानून के अंतर्गत चलाना। तो किसी भी देश पर शासन करने के लिए, इस देश को रन करने के लिए, जब उस देश का बेसिक प्रिंसिपल हम बात कर ले कि हम आधारभूत सिद्धांत और पॉलिसीज, यानी कहने का मतलब उसके कुछ नियम कानून, उसकी जो जहाँ पे कंप्लीशन होता है, यहाँ पे संकलन होता है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
ये हमारा दूसरा तरह से डिफिनेशन, एक पहले भी डिफिनेशन दिया था, इस तरीक़ा से मैं डिफिनेशन दिया, और भी तरीक़ा से दे सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं, इसी को हम मद्देनज़र देखते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए कि एक आपके भी घर में कुछ नियम कानून होते होंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स का कुछ नियम कानून होते हैं, या आपके जिस स्कूल में पढ़ते हैं या जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं उसके भी कुछ नियम कानून होते होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उसके नियम कानून एक किताब के अंदर, एक बुक्स के अंदर लिखे गए हैं, लेकिन इस बुक्स का कोई वैल्यू नहीं है, आप इस बुक्स को मान्यता ही नहीं देते हो, यानी इसको आप वैल्यू ही नहीं मानते हो, लीगल ही नहीं मानते हो। चाहे इतनी कितनी भी अच्छी बात लिखी हो, लेकिन आप इसे मान्यता देते ही नहीं हो, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाएगा। यानी अगर किसी भी देश में, जो किसी भी देश को चलाने के लिए उसके आधारभूत सिद्धांत लिखे गए हों, उसकी नीतियाँ लिखी गई हो, उनकी पॉलिसीज़ लिखी गई हो, उनका कंप्लीशन बहुत अच्छे तरीक़ा से हो, लेकिन उसको अगर लीगल रिकॉग्निशन अगर ना मिलता हो, यानी कहने का मतलब है कि वैधानिक उनको मान्यता नहीं मिलता हो, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने लायक नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं देश का, उसको एक मान्यता प्राप्त होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक कागज़ का एक कागज़ लेकर के जाते हैं दुकान में और बोलते हैं कि हमें कुछ सामान दे दीजिए। अगर आप उस सामान, उस कागज़ का अगर वैल्यू है, बिल्कुल वैल्यू है, जैसे रुपया की बात करें, उसकी वैल्यू है, हम उनसे मान्यता देते हैं कि हाँ ये पैसा है, इतना रुपया है, तब उसकी वैल्यू है, और वैल्यू होने के बाद तब उसे सब लोग फॉलो करते हैं। यानी संविधान जो है, संविधान क्या होती है, वो देश के आधारभूत सिद्धांत तो होती है, साथ साथ में उसको लीगल रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए। यानी हमें जिसका लीगल रिकॉग्निशन होगा तभी उसको हम मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई एक पर्सन आए और उन्होंने बहुत सारे नियम लिख दिए और बोले कि यही हमारा संविधान है, लेकिन उसको क्या हम लोगों ने मान्यता दिया? नहीं। जब हम लोग किसी भी चीज़ को मान्यता देते हैं तभी वो हमारे के लिए सिद्धांत बन जाता है। जैसे कि हम बात करें 26 नवंबर 1949 को जो हमारा बन के तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग मान्यता और हम पे लागू कब किए थे? 26 जनवरी 1950 को। और हम लोगों ने माना था कि ये जो इस किताब में जो लिखी हुई बातें हैं, इस किताब में जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल है, इस किताब में जो हमारे नीतियाँ, हमारे पॉलिसीज़ है, हमारे देश को चलाने के लिए जो पॉलिसी दे गए, हम इसको मान्यता देते हैं और इसे हम अपने आप पर क्या करते हैं? इसको इनेक्ट भी करते हैं, लागू भी करते हैं। इसीलिए हमें गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। शासन, मैंने कहा कि देश पे शासन करने के लिए, देश पे शासन करने के लिए हमें जो एक नई सरकार का जब गठन हुआ था, जब हम 26 जनवरी 1950 के बाद से, यानी कहने का मतलब उसको मान्यता दे दिए, तो वो जो किताब को मान्यता दी उसे हम संविधान कहते हैं। तो हर देश जहाँ पर उन्होंने अपने पॉलिसीज़ को, अपने प्रिंसिपल्स को लिख के रखे, उसको अगर मान्यता वो दे देते हैं तो वही उसका संविधान कहा जाता है। यानी इसके पास क्या होना चाहिए? एक लीगल रिकॉग्निशन होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव्स लीगल रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसमें हम ये दे देता हूँ पॉइंट में, द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव्स लीगल रिकॉग्निशन। कहने का मतलब रिकॉग्निशन यानी लीगल रिकॉग्निशन होना चाहिए, यानी उसको एक संवैधानिक, कहने का मतलब संवैधानिक, वैधानिक उसको मान्यता प्राप्त होता है। अगर जिसको मान्यता प्राप्त नहीं, वो हमारा संविधान नहीं कहलाएगा, लेकिन हम लोगों ने अपनी मान्यता प्राप्त कर दिया कि हाँ ये ही हम पे लागू होगा। अब किसी भी देश का एक चीज़ और पॉइंट को नोट करने वाला है कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो सर्वोच्च विधि होती है, यानी सुप्रीम लॉ होता है, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। यानी अगर मान लीजिए कोई नियम, जैसे कि हमें सपोज दैट मान लीजिए कि हमें स्कूल यहाँ से यहाँ तक चलाना है, तो ये हमारे संविधान के अंतर्गत ही बन के तैयार होगा कि हाँ, जैसे कि छोटे छोटे जो हमने नियम बनाए कि स्कूल इतने से इतने टाइम तक चला, कॉलेज इतने से इतने टाइम तक चला, लेकिन हमारा वो किसके अनुरूप हम मान के चलते हैं? जो संविधान में लिखी गई है उसी के अनुरूप हम अपना नियम और कानून बनाते हैं, और जो संविधान में जो कानून और नियम और पॉलिसीज और प्रिंसिपल दिए गए हैं वो सबसे सर्वोच्च होते हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए हम ऐड करना चाहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, इसी में यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको याद रखिएगा, ये सुप्रीम लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम
लॉ ऑफ द कंट्री। देश का अगर बात किया जाए कि सुप्रीम लॉ कौन सा होता है, वही एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे देश का भी जो सुप्रीम लॉ है यानी सर्वोच्च विधि जो है, सर्वोच्च विधि हमारा वही एक है। कौन सा? इसको हम क्या कहेंगे? भारत का सर्वोच्च, यानी कहने का मतलब देश का सर्वोच्च विधि को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इससे ऊंचा और कोई नियम हो ही नहीं सकता। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फिर से थोड़ा सा एक छोटा सा नॉलेज दिए हैं, लेकिन अब हम चलेंगे कि इंपॉर्टेंस इनका क्या क्या है। आप इंपॉर्टेंस में इसको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का क्या बतलाती है, आखिर होने से क्या बतलाती है? तो इसके इंपॉर्टेंस के हम पहले पॉइंट की तरफ हम रुक करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर किसी को डाउट है तो ज़रूर वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाँ कमेंट में कोई डाउट होगा, लास्ट क्लास से भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहला इंपॉर्टेंस पे चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस पे यानी इसके महत्व पे चलते हैं। पहला महत्व क्या है? देखिए, संविधान जो होती है देश की शासन प्रणाली यानी गवर्नेंस सिस्टम को तय करती है। जैसा संविधान होगा वैसा ही उस देश का गवर्नेंस हमारा क्या होगा? सिस्टम होगा, यानी शासन प्रणाली होगी। शासन कैसे किया जाएगा? शासन दो तरीका से किया जाता है किसी भी देश पर। एक शासन किया जाता है डेमोक्रेटिक, कहने का मतलब है कैसा? लोकतांत्रिक शासन, और एक किया जाता है हमारा मोनार्की, जिसको हम बोलते हैं राजतंत्र शासन। तो अगर जैसा संविधान लिखा होगा, संविधान में पूरी तरीका से अंकित होगा कि हमारे देश को किस तरीका से चलाया जाएगा, यानी हमारे देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठने वाले जो होंगे, क्या वो हमारे चुन करके आएंगे, इलेक्टेड होंगे यानी लोकतांत्रिक होगा, या हमारा जो सर्वोच्च पद पे बैठने वाले जो हैं क्या वो हमारे मोनार्कियल यानी कहने के बाई बर्थ, कहने का मतलब है कि एक अनुवांशिक तरीका से वो आएंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन बताएगा हमारा? ये हमें संविधान बताता है। तो संविधान क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड द, हम लिख सकते हैं इसमें, द Constitution decide the governance system of the country, यानी देश की शासन प्रणाली को, देश के शासन प्रणाली को तय करती है। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देश के शासन प्रणाली को तय करती है। देश के शासन प्रणाली को तय करती है, यानी हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन से ये पता चलेगा कि हमारे देश पे शासन किस तरीका से किया जा रहा है, हमारे देश को चलाया किस तरीका से जा रहा है। यानी दो तरीका से चलाया जाता है किसी भी देश को। मैं बता रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनीशन, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब के लिए है। ठीक है, हम सिर्फ अपने भारत के लिए ही नहीं बता रहे हैं। अब देखिए हम आगे चल करके बताएंगे कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन वो किस टाइप का है। अगला टॉपिक भी होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वर्गीकरण, यानी हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के होते हैं और भारत कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। तो हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन देश की शासन प्रणाली को बताते हैं, और शासन प्रणाली हमारा दो तरह का होता है, एक होता है डेमोक्रेसी और एक होता है मोनार्की। डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र, और मोनार्की को हम राजतंत्र। ये दो तरीका से हम तय कर सकते हैं कि हमारा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छी तरीका से जानें तो ये दो हमारा दिया ही रहेगा कि हमारा डेमोक्रेसी है कि मोनार्की है। आप खुद, अभी मैं इस मुद्दे पे नहीं चल रहा हूँ कि भारत पर कौन से, आप जानते भी हैं कि हमारा डेमोक्रेसी है, लेकिन ये सब एक्सप्लेन हम आगे करें कि भारत की एक टॉपिक ही लेकर के आऊँगे कि भारत का संविधान किस तरीका का है। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि संविधान हमारे जो होते हैं वो क्या क्या तय करता है। तो पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमें वो गवर्नेंस सिस्टम को बताता है कि इस देश का गवर्नेंस सिस्टम कैसा है। ये पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरे इंपॉर्टेंस की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमें ये भी बताएगा कि उसके नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, राज व्यवस्था क्या है, यानी राज करने का तरीका क्या है। चलिए हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी या मोनार्की है। हमारे सबसे ऊपर बैठे वाले जो पर्सन हैं, जो हमारे चुनकर के आए हैं,
डेमोक्रेसी है, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं कि वंश के आधार पर रखें, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा ही बना, उसके आधार पर। लेकिन उस देश की पॉलिटी क्या है, राज व्यवस्था क्या है, यानी अब उसे देश को चलाया कैसे जा रहा है, शासन तो ऐसे किया जा रहा है और देश को चलाया कैसे जा रहा है, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है। सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड द पॉलिटी ऑफ द, इसको नेक्स्ट में हम देख लेता हूँ। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड द नेचर ऑफ द पॉलिटी ऑफ कंट्री, यानी देश के, हम बात कर लेते हैं देश के राज व्यवस्था की प्रकृति को डिसाइड करता है। हम यहाँ, इसका मतलब क्या है, राज व्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटी। इसका नेचर ऑफ पॉलिटी मतलब क्या होता है, राज व्यवस्था की प्रकृति। अब राज व्यवस्था की प्रकृति क्या होती है, राज व्यवस्था मैंने पहले लास्ट क्लास में ही बताया था कि राज व्यवस्था क्या होता है। देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में कानून लिखे गए हैं, रूल्स लिखे गए हैं, लॉ लिखे गए हैं, पॉलिसीज लिखे गए हैं, ये सब जो हमारा लिखा गया है, ठीक है। लेकिन उसको हम पे लागू कैसे किया जा रहा है, क्या उसे हमें एक दल के द्वारा लागू किया जा रहा है या उसमें दो दलों के द्वारा लागू किया जा रहा है। मतलब नेचर ऑफ पॉलिटी क्या होता है, अभी मैं उसको समझाता हूँ नेचर ऑफ पॉलिटी क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेचर ऑफ पॉलिटी की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ पॉलिटी यानी हमारा राज व्यवस्था का प्रकृति। ये प्रकृति जो होता है वो तीन भागों में बढ़ सकता है। पहला है प्रकृति है जिसको बोलते हैं यूनिटरी। यूनिटरी को बोलते हैं एकात्मक। कहने का मतलब है कि ऐसी सरकार जिसके नियम और कानून जो हम पे लागू करवाती है वो एक ही गवर्नमेंट के द्वारा होता है, एक ही गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि हमारे पास है जहां पर पूरे के पूरे शक्तियां, पूरे के पूरे पावर जो होता है एक ही पर्सन के पास होता है, एक ही पर्सन हम पे पूरे के पूरे अपना रूल्स रेगुलेशन चलाती है। तो वैसी सरकार को हम, वैसी राज व्यवस्था को हम एकात्मक राज व्यवस्था कहते हैं, यानी यूनिटरी कहा जाता है। जैसे कि हम इसको, इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसमें क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन यानी पावर को एक ही जगह मिल गया था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का केंद्रीकरण। यहाँ पे शक्ति को एक जगह लाकर रख दिया गया। जैसे समझाने की जरूरत है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक देश का ये हिस्सा है और इस देश पर जो कानून और रूल करने के लिए जो राज व्यवस्था लागू की जाती है वो लागू की जाती है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी गई है वो सब पे लागू की जाती है, कोई एक ही सरकार के द्वारा, यानी ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ यही पूरे देश पर अपने कानून को लागू करवाता है। तो वैसी सरकार को यूनिटरी यानी एकात्मक हमारा राज व्यवस्था कही जाती है, जहाँ पे सभी शक्तियाँ एक जगह है, सभी शक्तियां एक जगह, जो भी निर्णय लेने वाला है वो एक ही पर्सन निर्णय लेगा और उसी के अनुसार से पूरे देश चलेगा। उसको यूनिटरी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है जिसको हम बोलेंगे, जो हम दूसरा कहा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूनिटरी हो गया, और दूसरा होता है फेडरल। कैसा होता है, फेडरल। हम बात कर लेते हैं दूसरी जो होती है फेडरल की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं संघात्मक, जहां शक्तियों को बांट दिया जाता है। शक्तियों को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, यानी शक्तियां की यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया जाता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों को बांट दिया जाता है, विकेंद्रीकरण, शक्तियों को बांट दिया जाता है। जैसे हम अपने देश में भी देखते हैं, हमारे सबसे एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, वो गवर्नमेंट है, उनके पास सभी पावर है, लेकिन वो अपना कुछ पावर राज्य स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी दे देती है कि चलो हम इतना दूर में हमने किया और हम आपकी जगह, मेरी जगह आप ये इतना पावर रखो और आप इतना दूर से आप शासन करो। जैसे हम बात कर लेते हैं कि एक देश है, एक देश में हमारा एक तो ऊपर सेंटर में बैठा हुआ, लेकिन अपनी शक्तियाँ यहाँ वाले कुछ सेंटर को दे दिया और ये जो है अपना पावर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये इसको दिया लेकिन ये पावर अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसको दे दिया तो ये अपना पावर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इनको भी दे दिया ये अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है।
जैसे कि एक ही देश के अंदर बहुत सारे राज्यों को अपना अपना पावर दे करके रखा, तो उसको बोलते हैं हमारा फेडरल, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मैं आगे चल के बताऊंगा, इसको डिटेल्स में बताऊंगा कि यूनिटरी और फेडरल ये होता क्या, भारत इसमें कौन से फॉलो करता है। इस पर एक डिफरेंस भी लेकर के आऊँगा कि हमारा एकात्मक और संघात्मक में फ़र्क क्या है, यानी यूनिटरी और फेडरल में फ़र्क क्या है। अमेरिका किसको फॉलो करता है, इंडिया किसको फॉलो करता है। और अब इन्हीं दोनों करके मिला जुला जहाँ पर पावर क्या हो जाता है, हमारा दोनों हो जाता है, जहाँ पे मिक्सअप हो जाता है। यानी कहने का मतलब है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि क्वासी फेडरल। इसको क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल, जिसको बोलते हैं अर्ध संघात्मक, संघात्मक, जहां पर बोथ ये दोनों होता है, ये दोनों प्रॉपर्टी होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी। आपके माइंड में ये आएगा, ये कैसे पॉसिबल है, सरकार के पास एक तरह का भी है और अपनी शक्तियों को बांट भी सकता है और एक जगह भी रख सकता है। जैसे भारत की एक एग्जांपल के द्वारा आप समझ सकते हैं, जब हमारे अभी की सिचुएशन देखें, अभी नॉर्मल हमारा देश चल रहा है, वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन जैसे अगर इमरजेंसी लगती है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो सब किसके पास चला जाता है, ये सब पावर सेंटर के पास चला जाता है। यानी अब सेंटर ही सब निर्णय लेगी। जैसे कोरोना टाइम में भी आपने देखा था, स्टेट के पास अपनी पावर थी, लेकिन वो पावर अब किसके पास फिर चली गई थी, सेंटर के पास से। सेंटर ही बता रहे थे कि इतने दिन तक बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, ये क्या रहेगा, वो पावर अब किसके पास चलेगा, सेंटर के पास। यानी अब कहने का मतलब है सभी शक्तियाँ एक जगह जाकर के जुट गई। तो वैसा सिस्टम में हम यूनिटरी कहते हैं, और जहाँ पे शक्तियाँ फिर बढ़ जाती है उसको बोलते हैं फेडरल। तो भारत किस में आएगा, आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत किस में आएगा, और इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि भारत की जो है राज्य व्यवस्था वो कैसी है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड करता है कि आपके देश का राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीक़ा से लिखा रहता है, और हमारे संविधान में लिखा है कि इस सिचुएशन में, इमरजेंसी के टाइम में एकात्मक हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन पे हमारा फेडरल रहेगी। ये सब संविधान में लिखा ही रहता है, हमारे देश के संविधान हो या दुनिया का कोई भी देश का संविधान हो, ठीक है, उस तरीका से ये लिखा रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हम बात कर लेते हैं कि तीसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, इसको डाउट है कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस में हमारा क्या आएगा, देखिए हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमें बताती है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो किस तरीका का है। देखिए आपका, मैंने अभी बताया कि हमारे देश पे शासन करने वाले हैं या लोकतांत्रिक यानी क्या डेमोक्रेटिक या मोनार्की है, उसमें से भी चलो देश पे शासन करने वाला है, कोई हमारे वंश के आधार पे आ रहे हैं या फिर हमें चुन करके लेके जा रहे हैं। फिर दूसरी बात है हमें राज्य व्यवस्था कैसी होगी, या हमारा एक जगह पावर होगा या हमारे पावर का बटा होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि सरकार का स्वरूप कैसा है, यानी सरकार का हमारा फॉर्म कैसा, सरकार किस तरीका का स्वरूप अपना रखती है। जैसे कि बात करते हैं, क्या हमारे सरकार का स्वरूप की बात किया जाए, जैसे कि हम इसको लिख करके ही बताता हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम सिंपल सा इतना ले सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा सरकार के बारे में थोड़ा सा, कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री वाली सिस्टम है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, या हम बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आप लोगों ने शायद ये कभी नाम सुना होगा, और ये नाम जो है वो हमारे थर्ड इंपॉर्टेंस को बताता है। यानी कहने का मतलब है कि हमें सरकार के स्वरूप को किस तरीका से एक्सप्लेन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कहने का मतलब है सरकार का स्वरूप, सरकार का स्वरूप। द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमें सरकार का स्वरूप के बारे में बताता है, सरकार के स्वरूप। अब सरकार के स्वरूप क्या होते हैं,
तो सरकार के हम जनरली जितने भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन देखे हैं अभी तक के, हम लोगों ने जितने भी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन इस दुनिया में है हर देशों में, तो 3 तरह के स्वरूप देखने को मिलते हैं, 3 तरह के फॉर्म देखने को मिलते हैं। पहला फॉर्म जो होता है, लिख देता हूँ, पहला फॉर्म जो होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको मैंने अभी ही बताया, जिसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, द फॉर्म पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री को हम क्या, संसदनात्मक प्रणाली। और एक जो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। और एक जो होगा जिसको हम बोलेंगे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब ये अर्ध संसदात्मक क्यों नहीं हुआ, अध्यक्षात्मक क्यों हुआ, वो भी जिक्र करेंगे। अध्यक्षात्मक प्रणाली, तो याद रखिए ये 3 तरीका से हमारा सरकार के स्वरूप होते हैं। अब इसको समझना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब, एक्चुअली इसके बारे में हम डिटेल्स भी क्लास चलेगी, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, इस पर भी हम लोग डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस, कोर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग सिर्फ आर्टिकल रट करके आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको संविधान का, पॉलिटी का बेसिक से लेकर के पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। दूसरी बात, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या बात कही जा रही है। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज पता होगा तो आपको वहाँ का खुद पॉलिटिक्स भी पता चल जाए कि उस देश की कैसी पॉलिटिक्स होती होगी। तो ये आपको बेसिक जानकारी के लिए यही मैंने क्लास लेकर के आया हूँ, जो आपको पूरी जानकारी तरीक़ा से मिल जाएगा। आप लोग देखते होंगे अलग वीडियो में कि डायरेक्ट वो स्टार्ट करते हैं वहाँ से, जैसे मैंने कल बताया था, लेकिन मैं आपको बेसिक पूरा लेकर चलूँगा। कम से कम 1 सप्ताह तो आपको बेसिक पूरा पढ़ाऊँगा ही, तब जा कर के हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलेंगे। लेकिन उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अभी पहले हम जो चलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि ये देश, हम अपने कोई भी देश को ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे प्रमुख, देश का सबसे प्रमुख जो व्यक्ति है, उसको देश का सबसे मुखिया जो, प्रमुख मुखिया जो है, देश का जो मुखिया हो, एक्स नाम का पर्सन हो, लेकिन चलाता कोई वाई नाम का पर्सन हो, शासन कोई वाई नाम का पर्सन कर रहा हो। देखिए अब समझना है क्या मतलब, यानी मुखिया कोई और हो, देश का सर्वोच्च पद पे कोई बैठा कोई और हो, और देश को चला कोई और रहा हो। जैसे अपने भारत को ले, मैं सर्वोच्च पद पे कौन, राष्ट्रपति बैठे हुए, इलेक्टेड हो या फिर हमारा वंशानुगत तरीका से हो। वो मैं पहले बता दिया हूँ कि इलेक्टेड होंगे तो हमारा डेमोक्रेटिक होंगे, और हमारा वंश के आधार पे होंगे तो मोनार्कियल होंगे। वो बात हम बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पे कोई और हो और देश को चला कोई और रहा है। जैसे कि हमारे भारत के बात किया तो सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति होते हैं, और देश को शासन, देश पे शासन कौन करते हैं, देश पे चलाते कौन है, प्रधानमंत्री। तो जिस देश की ऐसी स्थिति हो, यानी इस देश की ऐसी प्रणाली यहाँ पे मौजूद हो कि देश का सर्वोच्च पद पे बैठा कोई और हो और देश को चला कोई और रहा है, तो वो सरकार, वो देश, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है। देखिए इतना ही से पूरा हम डिफाइंड हम पार्लियामेंट्री को नहीं करें, उसमें भी बहुत सारे तरीका होते हैं, वो आपको आगे की क्लास में हम बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस तब। लेकिन इतना जान लीजिए कि जिस देश के हमारे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ कोई एक पर्सन हो और देश को चला, देश पे शासन कोई और पर्सन कर रहा हो, तो उस देश को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल में आप इंडिया को भी ले सकते हैं। एक और कंडीशन था प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब है देश का जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ जो इंसान हो, वही देश को चला रहा है, वही देश पर शासन भी कर रहा है, तो वो हमारा देश प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। जैसे कि यूएसए के सबसे सर्वोच्च पद पे हमारा राष्ट्रपति बैठते हैं और राष्ट्रपति ही देश को चलाते हैं। देखते होंगे कभी राष्ट्रपति से वहाँ प्राइम मिनिस्टर की बात ही नहीं आती होगी अमेरिका का, तो वहाँ पे राष्ट्रपति की बात करें जो हमारे सर्वोच्च पद पे बैठे हैं और वही देश को चला रहे हैं, तो वो जो सिस्टम कहलाती है उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। और जिसमें दोनों तरह की खूबी दिखाई देती है वो हम सेमी प्रेसिडेंशियल, हम इस पर भी चर्चा करेंगे आगे के क्लास में, क्योंकि यहाँ पे इसको पढ़ाने में एक क्लास 1 घंटे का क्लास इस पर रहेगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है।
तो ये जो है हमारा पॉलिटी जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बताती है सरकार का स्वरूप क्या है। जैसी सरकार होगी, तो ये सरकार का क्या पार्लियामेंट्री सरकार है, यानी देश के सर्वोच्च पद पे कोई और बैठा है, चलाने वाला कोई और है। प्रेसिडेंशियल है, यानी जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, जो सबसे सुप्रीम पद पे बैठे हैं, क्या वही देश को चला रहे हैं, या इसमें दोनों तरह की क्वालिटी मौजूद है। तो हम ये बात भी आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट को मैं समझाने के लिए इसको लिखा था, ठीक है। तो इस तरह का हमें बताती है, ये तीसरा इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। चौथे इंपॉर्टेंस की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि अब ये हमें बताएगा, फोर्थ नंबर पे हम चलते हैं। देखिए फोर्थ नंबर पे अब ये हमें बताएगा कि हमारे देश पे जो शासन करते हैं, तो हर देश का कोई सरकार के कोई ना कोई अंग होते हैं, उसके ऑर्गन्स, उसके पार्ट्स होते हैं। अब सरकार के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं, उस पर नियंत्रण कितना रखा गया है वो कौन बताता है? हमारा देश का संविधान ही बताता है। अगर मान लीजिए कि देखिए जितने भी तरह के देश हैं, जितने के देश के अलग अलग संविधान हैं, और उस संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके पास सरकार होती है, और उनके पास 3 तरह की सरकारें होती हैं। सभी देश के पास 3 तरह की सरकार होती है। आप जानते हैं कौन कौन? एक को हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारा लेजिस्लेटिव, जो कि हमारा विधायिका जो विधि बनाती है। एक जो होती है एजुकेटिव, जिसको हम कार्यपालिका, जो काम करती है, कार्य करती है, जो विधि बन गया उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करती है, जिसको मंत्री भी हम लोग कहते हैं। और एक जो होती है जिसको जुडिशरी, जो कि इन काम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसके लिए न्याय दिलवाती है, उसको बोलते हैं जुडिशरी। तो सरकार के अंग को यानी पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट को ये हमें बताती है कि पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पे कितना नियंत्रण रखा जाए। तो ये हमें क्या करती है? नियंत्रण भी रखती है, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस तय करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स, इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ नंबर पे, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट लिमिटेशन ऑफ पार्ट्स ऑर्गन्स ऑफ या पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के जो अंग होते हैं उस पे वो कितना लिमिटेशन लगाता है, ठीक है। तो किस पे? ऑर्गन्स, लिमिटेशन ऑफ पावर, यहाँ पे पावर लिखते हैं, पावर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी पावर, उनकी शक्तियों पे नियंत्रण कितना वो लगाती है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स के देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के अंग कौन कौन से? तो सरकार के जो अंग होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सरकार के अंग, एक पहला अंग जो होता है जिसको हम लोग जानते हैं बखूबी, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, जिसको हम बोलते हैं विधायिका, जो कि हमारे लिए विधि बनाती है। दूसरा जो होती है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। अभी मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स चलूँगा, और इस पर भी हम लोग क्लास चलेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सब होता क्या है। और तीसरा में होती है जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी, जिसको बोलते हैं न्यायपालिका, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या है हम इस पर बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। हम सरकार के अंग की बात कर लेते हैं। सरकार के अंग के पावर को लिमिट करके रखती है, बताती है कि लिमिटेशन क्या है, सरकार के पावर के क्या क्या लिमिटेशन। और लिमिटेशन नहीं होगा तो बिल्कुल विवाद की स्थिति आ ही सकता है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सरकार के पहला अंग जिसको लेजिस्लेटिव, जिसको हम बात करते हैं विधायिका। ये सरकार के लिए क्या बनाती है? विधि बनाती है, मेक्स लॉज एंड रूल्स। हमारे क्या बनाती है? ये मेक्स लॉज रूल्स, ये देश के जो रूल्स और लॉ होंगे यही हमारा बनाती है। और इसी के लिए हम लोग इलेक्शन भी करते हैं। यानी इलेक्शन किस लिए किया जाता है? हम मंत्री के लिए इलेक्शन नहीं करते हैं कि हमें ये मंत्री बनेंगे, ये मंत्री, उसके लिए बिल्कुल इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन किसके लिए होता है? हमारे देश को चलाने के लिए नियम और कानून की जरूरत पड़ेगी। उस नियम कानून हमारा बन के पहले रख चुका है, कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, लेकिन उसमें कुछ बदलाव की भी ज़रूरत होती है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत होती है, कुछ हटाने की ज़रूरत होती है। ये सब हमारा कौन करेगा? वो हमारा विधायिका करेगा। और इसके लिए हम हर 5 साल में अपने देश के लिए हम लेजिस्लेटिव को चुनते हैं, जो हमारे लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के उभरते हैं।
हर देश के, अपने देश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हर देश की बात करें उनके पास 3 अंग होते हैं सरकार के, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव और जुडिशरी। और लेजिस्लेटिव का काम होता है विधि बनाना, एजुकेटिव का काम होता है जो कि हमारे विधियों को इम्प्लीमेशन करना, ठीक है, ये हमारा इम्प्लीमेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम होता है प्रोवाइड जस्टिस, ये हमें न्याय दिलवाता है। तो ये 3 तरह की हमारे सरकार के अंग होते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैंने ये क्या बताना चाह रहा हूं। अब शक्तियां, मैंने कहा कि लिमिट ऑफ पावर, लिमिटेशन ऑफ पावर, यानी पावर पे वो जो इसकी शक्ति होती है, इस पर नियंत्रण कैसे रखेंगे। मान लीजिए कि कोई लेजिस्लेटिव विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जिस पे हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए वो बिल्कुल सही, सूटेबल नहीं हो। और जब देश के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं, तो जुडिशरी यही देखती है कि क्या ऐसा कानून कोई है जो कि हमारे देश के लिए सूटेबल नहीं, तो तुरंत वो एक्शन लेती है और उन पे बताती है कि ये कानून बिल्कुल नहीं चलने वाला है, इसे रद्द कीजिए, अभी ख़त्म कीजिए। तो जुडिशरी यहाँ पर क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, और इसकी जो विधि बनाई गई है वो तुरंत एबॉलिश्ड हो जाते हैं। यानी जुडिशरी जो होती है ये लेजिस्लेटिव पर बिल्कुल अंकुश लगाती है, बिल्कुल हमारा इसको लिमिट करती है कि नहीं, आप ज़्यादा पावरफुल मत बनिए, कुछ ऐसा भी कानून नहीं बना सकते जो कि आप ही तानाशाह बन जाए। ये इस पे नियंत्रण लगाती है। और ये कहाँ लिखा रहेगा, ये आपके एक खूबसूरती रहेगी आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर मान लीजिए, क्या तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो जुडिशरी पावरफुल है, जुडिशरी पे भी अंकुश कौन लगाता है, लेजिस्लेटिव लगा सकती है। कैसे? मान लीजिए कि जुडिशरी जो हमारे जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, अगर वो कुछ ऐसा निर्णय दे रहे हैं जो कि हमारे देश के नियमों से असंगत हो, बिल्कुल वो उसको फॉलो नहीं करता हो, वो देश के लिए बिल्कुल अच्छा ना हो, वो ऐसा निर्णय दे दिए, जिस कानून से बढ़ करके वो अलग हट करके कुछ निर्णय दे दिया जो कि बिल्कुल अच्छा ना हो, ऐसा कोई जज ऐसा कर लेते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए इम्पीचमेंट जैसे ही, यानी महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया ला करके उन जज को हटाया भी जाता है। और कहाँ, पार्लियामेंट में, यानी लेजिस्लेटिव लोग उसे हटा भी सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की ये भी एक परंपरा है कि अगर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो कि देश के राजा कहे जाते हैं, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, अगर उनसे भी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हमारे देश को चलाने में असमर्थ हो गए या फिर देश को गलत दिशा की तरफ अगर मोड़ रहे हैं, तो उनको भी हटाने के लिए हमारे देश में प्रावधान है, बिल्कुल प्रावधान है, जो ओपन करती है विधायिका करती है। जैसे और जो हमारे कार्य करने के जो सबसे ऊपर पद पे होते हैं उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, और प्रेसिडेंट से भी कार्य कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कि देश के हित में ना हो, तो उसको भी हमारा विधायिका हटा सकती है। यानी एक दूसरे पे कंट्रोल रहता है, बिल्कुल एक दूसरे को बांध कर रहता है। और ये भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले जो लोग थे उनकी बहुत दूरदृष्टि थी, काफ़ी दूर तक ये सोचते थे कि ऐसे भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रावधान रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जनरली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें ऐसे प्रावधान की रहती हैं जो कि एक दूसरे पर लिमिटेशन लेकर के आती है। तो हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये भी पता चला कि एक सरकार के अंग पे क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंस देखा जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या महत्व होता है। अगर किसी को डाउट है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो ओके, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने तरीका से बांटा गया है। ओके, उस पर हम चलते हैं। तो हम इसमें नया टॉपिक लेके चल रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान का वर्गीकरण। अच्छा, अभी हम लोगों ने संविधान का महत्व देखा था, संविधान का वर्गीकरण यहाँ पे कर रहा हूँ, टाइप्स नहीं बता रहा हूँ। वर्गीकरण जो होता है अलग अलग आधार पे इसको बांटा जाता है, कोई ना कोई बेसिस लेकर के बांटा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंस में हम लोगों ने देखा था कि सरकार का जो हमारा शासन प्रणाली क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, वो देखे थे, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे देश को चलाने के लिए हमारे सरकार का जो हमारा स्वरूप कैसा होता है, यानी सरकार का किस तरह का स्वरूप होता है, फॉर्म कैसा होता है, वो भी हम इंपॉर्टेंस में देखे थे। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे
जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की है, या एकात्मक यूनिटरी है, या हमारा बात कर लेते फेडरल है, या फिर हमारा क्वासी फेडरल है, उसको भी हम लोगों ने देखा था। फिर लास्ट में हम देखे थे कि सरकार के अंग पे कैसा नियंत्रण रखा जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है। लेकिन अब हम चलते हैं नेक्स्ट में कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो संविधान है उसको किस तरीक़ा से बांटा गया। तो अलग अलग बेसिस के आधार पर बांटा गया। तो पहला बेसिस के आधार पर हम देखेंगे किस तरीक़ा से बांटा गया। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन माना जाए, हम अपने संविधान, हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, दुनिया में जितने भी संविधान हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उनको किस बेसिस पे बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर बांटा जाए, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर यह देखा जाए कि हम देश का जो संविधान वो कैसे बना है, क्या वो परंपरा के अनुसार से वो चलते हुए आ रहा है, या कुछ लोगों ने एक मीटिंग करके आपस में बैठ करके और बनाया और बन करके तैयार किया गया है। तो जो उत्पत्ति होती है संविधान को वो दो तरीका से हो सकती है, या परंपराओं को बहुत सालों से परंपरा चली आ रही है उसी को एक किताब का फॉर्म में लिख दिया गया, या बैठ करके डिस्कशन करके उसको बनाया गया। तो दो तरह का हमारा संविधान इस तरह से बांटा जा सकता है। एक को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब जिसको हम बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं निर्मित। और एक संविधान होता है जिसको बोलते हैं डेवलप्ड, यानी विकसित, डेवलप्ड, जिसको बोलते हैं विकसित। आप इसमें खुद बता सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूटेड क्या है, डेवलप्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो हम आगे देखेंगे। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक निर्माण किया गया, एक फिक्स डेट पे बन के तैयार हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम उस कॉन्स्टिट्यूशन यानी उस संविधान को कॉन्स्टिट्यूटेड यानी निर्मित संविधान कहते हैं। और जिस देश का संविधान डेवलप्ड हुआ, परंपराओं से चली आ रही है, उसी को एक किताब के फॉर्म में लिख दिया गया, डेवलप्ड के फॉर्म में हो गया, तो उसे विकसित संविधान कहते हैं। लेकिन भारत इसमें किस में आता है, आप बिल्कुल इसका जिक्र कर सकते हैं। तो भारत इसमें जो आएगा, आपको इंडिया यहाँ पे आएगा, यानी निर्मित में, यानी इसको एक तारीख तय की गई है, तो ये हमारा इंडिया इसमें आएगा। ओके, तो इस तरीका से हम संविधान को हम बांट सकते हैं ऑरिजिन के हिसाब से, और किसी भी अधिकार से बांट सकते हैं। तो बिल्कुल बांट सकते हैं हम सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के आधार पर, यानी शासन के प्रणाली के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट में हम देखते हैं सेकेंड में, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी जैसे कि हम बात कर लेते हैं ना कि शासन की जो प्रणाली है, गवर्नेंस सिस्टम जो है, ठीक है, उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उसके आधार पर देखते हैं, यानी हमारे शासन के प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली, शासन प्रणाली के आधार पर हम संविधान को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो अब देखिए, शासन प्रणाली के आधार पर खुद समझते हैं कि शासन प्रणाली, अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे कि शासन करने की प्रणाली दो तरह का होता है। एक होता है क्या, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के आधार पर, एक होता है राजतंत्र के आधार पर। यानी आपका संविधान कैसा है, जैसा आपका राज्य, आपका देश रहेगा वैसा आपका संविधान, यानी कहने का मतलब जैसा आपका संविधान आपने बनाया वैसे ही आपका देश रहेगा। अगर आपने संविधान को एक राजा के हिसाब से बनाया है, यानी राजा का बेटा राजा होगा उस हिसाब से बनाया, राजतंत्र के हिसाब से बनाया, तो आपका संविधान राजतंत्र वाली प्रावधान को फॉलो करेगा। या आपने जनता के द्वारा पावर दिया है कि जनता ही जो है डेमोक्रेसी, जिसको हम जानते हैं, लिंकन की भी बात है, आप मुझे टाइप करके बताएंगे कि लिंकन ने क्या कहा था, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। तो उस आधार पर हमारा देश को बनाया गया है। तो ये हमारे जिस तरीका का हमारा देश रहेगा उस तरीका से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वैसा देश होगा। तो कैसा होगा, दो तरीका का गवर्नेंस हमारा सिस्टम जो होता है, दो तरह, शासन प्रणाली दो तरह का होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक और एक होता है मोनार्कियल। तो डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक हमारा संविधान, लोकतांत्रिक। और एक होता है राजतांत्रिक।
तो लोकतांत्रिक या राजतांत्रिक। अब बताइए कि भारत का जो संविधान वो किस हिस्से में आएगा, आप खुद जानते हैं। क्या हमारे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए पर्सन को क्या हमारा वंश के आधार पर रखा जाता है? नहीं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो हमारा क्या होगा? डेमोक्रेटिक। तो इंडिया इसमें यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम दूसरे तरीका से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब तीसरे तरीका से क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितने वर्गों में बांटा गया। अगर मान लो कि नेचर ऑफ कंप्लीशन की तरीका से देखा जाए, नेचर ऑफ कंप्लीशन की बात किया जाए कि हमारा संकलन के आधार पर, संकलन का मतलब कहने की बात है कि आखिर इसको कैसे आपस में संकलित किया गया, मिलाया कैसे गया है। ठीक है, तो हम बात करें डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंप्लीशन। ओके, नेक्स्ट में थर्ड में डिपेंडिंग on the nature of completion, यानी हम बात कर लेते हैं संकलन के आधार पर, संकलन के प्रकृति के आधार पर। इसको हिंदी में लिख देता हूं, संकलन के प्रकृति आधार पर, संकलन के प्रकृति के आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी जितने भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है सभी देश के कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर वो बांटा गया है। संकलन यानी किस तरह से रखा गया। तो संकलन एक तरीका हो सकता है लिख करके, रिटेन, और एक होता है अनरिटेन। दो तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और हम अगले ही क्लास में, मैं चाहता हूं कि इसी में सबको अधिकांश डाउट होता है कि रिटेन क्या है, क्या वो लिखा हुआ संविधान होगा, अनरिटेन क्या है, क्या वो लिखा हुआ नहीं रहेगा। उसी तरीका से इसको हम दो तरीका से बांटते हैं, एक होता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिटेन, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं लिखित संविधान, लिखित संविधान। हम इस पर जिक्र करेंगे पूरा डिटेल्स क्लास, कल के दिन ही इसको हम लेकर के चल रहे हैं। कल के दिन में आप इसको डिटेल क्लास देख सकते हैं। फिर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अच्छे से, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। मेंस पे भी कैसे आप लिखने के लिए कोशिश करेंगे वो भी हम बताएंगे। अनरिटन इसको अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। यानी अब डिटेल्स में तो कल के क्लास में हम आगे बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि रिटन का मतलब भी लिखा हुआ होगा, अनरिटन का मतलब क्या लिखा हुआ नहीं होगा, वो कल के क्लास में हम छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, इतना जानिए कि ये हमारा इस तरह दो तरह का हमारा कंप्लीशन के आधार पर हमारा होता है। भारत किस हिस्से में आएगा, आप खुद जानते हैं कि हमारा संविधान का एक बिल्कुल डेट फिक्स है और वो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो इंडिया यहाँ पे आती है। ठीक है, इंडिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। तो इस आधार पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा है। अब किस आधार पे हम बांट सकते हैं? अब बांटने का बहुत तरीका होता है। जैसे कि हमारा बात कर लेते हैं अमेंडमेंट के आधार पर, यानी कहने का मतलब है इसमें अगर हम संशोधन कर लें उसके आधार पर हम कैसे संविधान को बांट सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट के हम आधार पर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ यानी संशोधन के आधार पर। अब इसके आधार पर भी क्या संविधान को बांटा गया? संशोधन के आधार पर। देखिए, आपका संविधान है। अब संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। जैसा जैसा सिचुएशन होता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदलती है, वैसे वैसे हमें संविधान को एक अलग रूप लेना ही पड़ता है। अब अलग रूप लेने के लिए क्या उस संविधान को बदलने में आप किस किस तरीका का प्रावधान इस्तेमाल करते हैं? क्या उसे आसानी से बदल दे रहे हैं या फिर आप उसे बदलने के लिए बहुत बड़ा प्रावधान करना पड़ रहा है? जिस तरीका से अपने संविधान को आप बदल सकते हैं, जिस तरीका से आप संशोधन ला सकते हैं, उस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा गया। तो इसको दो हिसाब से बांटा गया। एक होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड मतलब जो होता है कठोर, और एक होगा फ्लेक्सिबल, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला। तो हमारा क्या भारत का संविधान लचीला संविधान है या कठोर संविधान है? तो इस पे हम जिक्र करेंगे आगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में ही मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का संविधान जो है इन दोनों से खेल करके आगे बना है, यानी मिल करके आगे बना है। रिजिड और फ्लेक्सिबल मिल करके हमारा बोथ दोनों, तो इंडिया इसमें आता है।
इसके पास रिजिड भी है इंडिया के पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा फ्लेक्सिबल भी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा कैसा है। मैं यहाँ पे जितना भी लिखा रहा हूँ 4 टर्म लिखाया हूँ। डेमोक्रेटिक, हमने देखा कि कैसा हमारा संविधान डेमोक्रेटिक है, हमने देखा कि क्या हमारा संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूटेड है, क्या हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, और अभी हमने देखा कि रिजिड और फ्लेक्सिबल 4th नंबर में। इस तरीक़ा से हम संविधान को बांटते हैं। फिर 5th नंबर पर हम देखते हैं संविधान को बांटने के लिए, जैसे कि हम बात किया जाए क्या ऑन द बेसिस ऑफ, अगर बात किया जाए कि यूनियन के आधार पर, यानी हमारा जो संविधान है वो किस तरीका से संघ के आधार पर किस तरीका से बांटा गया। तो हम संघ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन देख लेते हैं 5th नंबर में, ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन। मुझे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा नींद लग रहा है और कोई बात नहीं, तो ये लास्ट ही टॉपिक है, इसको बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन कहने का मतलब है संघ के आधार पर, संघ के आधार पर। तो संघ के आधार पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को 2 तरीका से बांटा गया है। आपका संघ कैसा है, तो आप देखिए कि आपका संघ यूनिटरी है या फेडरल है। मैं बताऊं यूनिटरी और फेडरल पे हम पूरे डिटेल्स में जिक्र करेंगे आने वाले क्लास में। तो हमारा क्या संघ कैसा है, यूनिटरी है या फेडरल है, बात कर लेते हैं। यूनिटरी, मैंने यूनिटरी के बारे में बताया जिसको एकात्मक है, या फेडरल है जिसको मतलब संघात्मक है। ठीक है, भारत का संविधान इन दोनों के मिक्स करके है जिसको बोलते हैं अर्धसंघात्मक। उस पर हम जिक्र करेंगे, अब क्यों है कैसे है ये हम चर्चा करेंगे हम, कि आखिर भारत का संविधान इसको भी फॉलो कैसे करता है, इसको भी फॉलो कैसे करता है। अर्धसंघात्मक यानी हम क्वाजी फेडरल की बात करते हैं, क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल भारत किस में आता है, तो भारत इसमें आती है, इंडिया। अब भारत के संविधान के बारे में अगर डिटेल्स पूछा है कि भारत का संविधान कैसा है, देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन के आधार पर हम बांटते हैं। ये 2 तरीका, यूनिटरी और फेडरल। भारत के संविधान को अगर हम जिक्र किया जाए तो आप देखते होंगे यहाँ पर, एक मिनट, आप देखते होंगे यहाँ पर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें संविधान का वर्गीकरण किस तरीका से किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के आधार पर यानी कॉन्स्टिट्यूटेड या डेवलप्ड, तो भारत किस में आएगा, कॉन्स्टिट्यूटेड में आएगा। नेक्स्ट में किया जाए कि भारत किस में आएगा, कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट्स, यानी डेमोक्रेटिक है या मोनार्किकल, तो भारत कैसा डेमोक्रेटिक है। तो भारत का संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूटेड, डेमोक्रेटिक, रिटेन, और उसके बाद हमारा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, एंड देन हमारा क्वाजी फेडरल। इस तरह का भारत का संविधान है। लेकिन इसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे कि आखिर हम इस तरीक़ा से हम क्यों कहें, कुछ रीज़न होगा तभी तो हम लोग ने कहा। तो बिल्कुल आने वाले जो क्लास में ये पूरे का डिफाइन किया जाएगा कि भारत इन चीज़ों को कैसे फॉलो करता है, तब उसके बाद हम आगे की क्लास में चलेंगे। तो हम आज के क्लास के थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। कुछ डाउट है, सेमी प्रेसिडेंशियल में कौन कंट्री आएगा, सेमी प्रेसिडेंशियल में कौन सी कंट्री आएगा। जैसे कि हमारा भारत की बात किया जाए सेमी प्रेसिडेंशियल में आ जाएगा, बिल्कुल। देखिए जैसे कि हम आपको डिटेल्स में बताऊंगा, अगले क्लास में हम आपको चर्चा करके हम बताऊंगा कि आखिर कौन सा देश इसमें आएगा और किस तरीका से आएगा। मैंने अपने इंडिया को ही लेकर के चला, लेकिन इंडिया को लेकर के आप किस आधार पे आप कह सकते हैं कि इंडिया आएगा। हम आने वाले क्लास में आपको हम जब पूरी तरीका से हम पढ़ाएंगे प्रेसिडेंशियल के बारे में, या फिर हम बताएंगे जिसको हम और प्रेसिडेंशियल से रिलेटेड यूनिटरी और फेडरल, ये भी इस पर भी चर्चा करेंगे हम, या हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पर चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में जब डिफरेंस बताएंगे तब आप खुद ही बता सकते हैं इसमें कौन कौन से देश आ सकते हैं, और ये आपको करंट अफेयर पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है।
ठीक है। तो आने वाले क्लास में, कल के क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है, उससे डाउट अगर क्लियर होगा तो बिल्कुल कर लीजिएगा। तो कल के क्लास में रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करेंगे। और अभी तक का समझ में आया तो उसके लिए आपको थैंक यू। लेकिन हाँ, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसी चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक नॉलेज मिले। हम कोई मिर्च मसाला लगा करके आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही डायरेक्ट बता देता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरत एग्जामिनेशन में आएगा वो मिलेगा, और उसी तरीक़ा से आपको पढ़ाई होगा। हम इसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे, जो कि जैसा होगा। और आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, या आप हम द लक्ष्मीकांत जो बुक है हमारा, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। राजेश मिश्रा जी का बुक है, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही है, फॉलो कीजिए। और सभी को मिक्सअप लेकर के हम ये क्लास लेकर के आए, जहाँ पे आप पूरी तरीक़े से तैयारी सिविल सर्विसेज की या कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हैं आसान तरीक़े से। तो चलिए, अगर आपको समझ में आएगा तो बस एक छोटा सा लाइक के बटन दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। और फिर हम कल के क्लास में मिलते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से लेकर के। अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।